नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आहार एवं पोषण विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ में पूछे गए हैं। अगर हम किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चुनिंदा पोषकों जिन्हें हम सेलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स को शामिल करना जो एक भोजन विशेष में सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं कहलाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो सिलेक्टेड न्यूट्रिशंस होते हैं उनको जब हम उन भोज्य पदार्थों में मिला देते हैं जिनमें वो नहीं पाए जाते हैं, जैसे दूध में जब हम विटामिन सी को मिला देंगे, हमें पता है कि ह्यूमन मिल्क में विटामिन सी नहीं होता है, तो जब हम विटामिन सी दूध में मिला देंगे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ए ऑप्शन है अनुपूरण कहलाएगा, बी ऑप्शन है पुनः भंडारण, सी ऑप्शन संवर्धन और डी ऑप्शन शुद्धिकरण या फोर्टिफिकेशन। डीएसएसबी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी राइट आंसर है, जब किसी पोषक तत्व में कोई पोषक तत्व नहीं पाया जाएगा उसमें हम वो सेलेक्टेड न्यूट्रिशंस को मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो शुद्धिकरण या फोर्टिफिकेशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक है, क्यों है? ए ऑप्शन है वे सलाद में अच्छी दिखती हैं, ठीक है, अच्छी दिखती हैं, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है वह आपके दांतों को चमकता हुआ रखती हैं, सी ऑप्शन है उनमें, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया। सी ऑप्शन है उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक हैं, क्यों? ए ऑप्शन है वे सलाद में अच्छी दिखती हैं, बी ऑप्शन है वो आपके दांतों को चमकता हुआ रखती हैं और सी ऑप्शन है उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। तो हमें पता है जो विटामिन हरी सब्जियां होती हैं उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज पाए जाते हैं और विटामिन और जो खनिज होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खेल कूद पोषण किसी की डैश में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास है। ए ऑप्शन है एथलेटिक निष्पादन, बी ऑप्शन है मतिहीन निष्पादन, सी ऑप्शन है मध्यम निष्पादन और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन डीएसएसबी 2018 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन थर्ड है, खेलकूद पोषण किसी की, जो खेलकूद करने वाले लोग होते हैं उनके पोषण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो खेलकूद करते हैं, जो ये प्लेयर्स होते हैं, उन लोगों के पोषण का जो अध्ययन होता है उस अभ्यास को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है एथलेटिक निष्पादन, बी ऑप्शन है मतिहीन निष्पादन, सी ऑप्शन है मध्यम निष्पादन और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए राइट आंसर है, जो लोग खेलकूद करते हैं उन लोगों के पोषण का जो अध्ययन होता है उसको एथलेटिक निष्पादन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोजन आवृत्ति या प्रश्नावली जिसे हम फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर बोलते हैं। जो फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर होता है भोजन और दीर्घकालीन रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन के डैश अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भोजन आवृत्ति प्रश्नावली भोजन और दीर्घकालीन रोगों से उनके संबंध के मूल्यांकन के डैश अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि है। ए ऑप्शन है विज्ञान, बी ऑप्शन है प्रायोगिक, सी ऑप्शन है मत सूची और डी ऑप्शन है डेटाबेस। ये क्वेश्चन टीजीटी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट आंसर है, उसे प्रायोगिक कहा जाता है। जो फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर में होता है ये भोजन के दीर्घकालिक रोगों से उनके संबंध के मूल्यांकन के डैश अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। जो प्रायोगिक विधि होती है इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर होता है इसके संबंध में जो दीर्घकालिक रोग होते हैं, ठीक है, दीर्घकालिक रोगों के संबंध के मूल्यांकन के लिए इस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है।
ठीक है, प्रायोगिक विधि का अधिक उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी की भूमिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है जितना पसीना निकले उतना द्रव लेना चाहिए। बी ऑप्शन है जितना पसीना और मूत्र विसर्जन हो उतना द्रव लेना चाहिए। सी ऑप्शन है पसीना से 2 गुना द्रव लेना चाहिए। और सी ऑप्शन है खपत जितना हो पूरे दिन में उतना द्रव लेना चाहिए। ये क्वेश्चन DSSP PGT 2018 में पूछा गया है। तो एक जो व्यक्ति व्यायाम कर रहा है उसको हम व्यायामी व्यक्ति बोलेंगे। ठीक है, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को व्यायामी व्यक्ति बोला जाएगा। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का डी राइट आंसर है। ठीक है, एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी व्यक्ति को खपत जितना हो रहा पूरे दिन में उतना द्रव लेना चाहिए। ठीक है, पूरे दिन में उसे जितनी पानी की आवश्यक जितने उसके शरीर से पानी निकल रहा है उतना ही पानी उसको फिर से ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का डी राइट आंसर है। अच्छा, एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को जितना हो पूरे दिन में द्रव पीना चाहिए। व्यायाम करते समय या उसको करने के तुरंत बाद ना तो नहाना चाहिए और ना ही पानी पीना चाहिए। ठीक है, एक व्यायाम करने वाला व्यक्ति एक दिन में जितनी उसके शरीर में खपत हो रही है उतना ही उसको पानी लेना चाहिए। और उसके बाद क्या कहा गया है, व्यायाम करते समय या तुरंत बाद उसको ना नहाना चाहिए और न ही पानी पीना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑर्गोनॉमिक्स क्या है, जिसे हम बोलते हैं मजदूर कार्य क्षमता शास्त्र। ठीक है, ऑर्गोनॉमिक्स यानी कि मजदूर कार्य क्षमता शास्त्र। ऑर्गोनॉमिक्स शब्द को ग्रीक शब्द ऑर्गन तथा नॉमिस से बनाया गया है, जिसका मतलब है, यानी कि ऑर्गोनॉमिक शब्द का मतलब क्या है। और ऑर्गोनॉमिक शब्द जो क्या है इसको ग्रीक शब्द से बनाया गया है। ऑर्गोनॉमिक शब्द का मतलब क्या है। ए ऑप्शन है नैसर्गिक नियम के साथ काम करना। बी ऑप्शन है खड़े रहते काम। सी ऑप्शन है काम के साथ खड़े रहना। डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। 2019 में DSSP में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑर्गोनॉमिक शब्द का अर्थ है नैसर्गिक नियम के साथ काम करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। यानी कि मछलियों में ऐसा कौन सा घटक पाया जाता है जो बच्चों के मस्तिष्क के विकास में सहायता करता है। ए ऑप्शन है ओमेगा 3 फैटी एसिड। बी ऑप्शन है ओमेगा 4 फैटी एसिड। सी ऑप्शन है ओमेगा 6 फैटी एसिड। और डी ऑप्शन है ओमेगा 5 फैटी एसिड। TGT झारखंड में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है। जो मछलियों में पाए जाने वाला घटक होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और यही बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए सहायक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नियम के अनुसार एक व्यक्ति को दिन में कितने मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए। ठीक है, नियम के अनुसार एक व्यक्ति को दिन में कितने मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए। ए ऑप्शन है 2200 से 2500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन। बी ऑप्शन है 800 से 1000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन। सी ऑप्शन है 1200 से 1500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन। और डी ऑप्शन है 4000 से 5500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन। ये क्वेश्चन TGT झारखंड 2017 में पूछा गया है। तो एक व्यक्ति को एक दिन में जितना वो मूत्र त्याग कर रहा है उसका उसे पर्याप्त पानी उसको पीना चाहिए। तो कितना पानी पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का बी राइट आंसर है 800 से 1000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन।
ठीक है। एक व्यक्ति को दिन में कितने मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए? तो 800 से 1000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देख लेते हैं। नियम के अनुसार एक व्यक्ति को 1200 से 1500 मिलीलीटर प्रतिदिन मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भोजन के बिना मनुष्य लगभग 40 दिन, ठीक है, जो टेस्ट हो चुके, रिसर्च हो सकी है, उसके अनुसार एक मनुष्य लगभग 40 दिन तक जीवित रह सकता है बिना भोजन के, परंतु पानी के अभाव में अधिक से अधिक 6 दिन तक ही जीवन धारण किए रह सकता है। जल की सहायता से ही पाचन क्रिया संपन्न होती है। जल विभिन्न पाचक रसों का निर्माण करता है। जल का हमारे बॉडी में कितना काम है? हमें पता है कि 70 से 75% हमारी बॉडी में जल ही पाया जाता है। जल क्या करता है? हमारी पाचन क्रिया को संपन्न करता है और साथ ही पाचक रसों के निर्माण में भी सहायक होता है। जल के बिना एक व्यक्ति लगभग 6 दिन जिंदा रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकोन्स और इम्यूनोग्लोबिन शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया में सहयोग करता है। यानी कि ऐसा कौन सी प्रोटीन है जो सर्दी में और फ्लू से लड़ने में मदद करता है? और इसमें क्या क्या पाया जाता है? ये प्रोटीन में बीटा ग्लूकोन्स पाया जाता है और इम्यूनोग्लोबिन्स पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन है, उसे हम वे प्रोटीन बोलते हैं। बी ऑप्शन है, उसे केसिन प्रोटीन बोला जाता है। सी ऑप्शन है एल्ब्यूमिन। डी ऑप्शन है ग्लोबुलिन। ये क्वेश्चन टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 9 का डी राइट आंसर है, उसे हम ग्लोबुलिन बोलते हैं, ठीक है, जो हमको सर्दी से और फ्लू से लड़ने में मदद करता है। और ग्लोबुलिन में बीटा ग्लूकोन्स पाए जाते हैं और इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्न में से कौन सी इकाई पानी के गंदेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं पे हमें ध्यान देना है। निम्न में से कौन सी इकाई पानी के गंदेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है? ए ऑप्शन है NTU, बी ऑप्शन है JTU और सी ऑप्शन है FTU, डी ऑप्शन है ATU। तो पानी के गंदेपन को मापने के लिए जिसका उपयोग नहीं किया जाता है वो है ATU। ATU का उपयोग पानी के गंदेपन को मापने के लिए नहीं किया जाता है। जिसका नहीं किया जाता है हमें वही बताना है। बाकी NTU, GTU और FTU का उपयोग पानी के गंदेपन को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। PEM बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। PEM का अर्थ क्या है? यानी कि PM बच्चों में होने वाला एक रोग है। ये किसकी कमी से हो रहा है? PEM जो हो रहा है किसकी कमी से हो रहा है? और PM का अर्थ क्या है? PEM का मतलब है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। बी ऑप्शन है फिजिकल एनर्जी मालन्यूट्रिशन। सी ऑप्शन है प्रोलैक्टिन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। डी ऑप्शन है पुअर एनर्जी मालन्यूट्रिशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए राइट आंसर है। इसको हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। जब हमने अपना प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ा था, अगर आपने प्रोटीन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। अगर आपने प्रोटीन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार देख सकते हैं। तो प्रोटीन एनर्जी जो मालन्यूट्रिशन होता है ये किसकी कमी से होता है? PEM की कमी से होता है और ये रोग बच्चों में होता है, ठीक है। और जो सिंपल इसमें हमें PEM में किस किस की कमी होती है? प्रोटीन की कमी होती है और एनर्जी की कमी होती है। और एक और देखा था हमने, प्रोटीन की कमी से जो रोग हो रहा है वो क्वाशियोरकर था। क्वाशियोरकर में सिंपल प्रोटीन की कमी होती है। लेकिन जो मेरास्मस होता है उसमें इसको हम मेरास्मस भी बोलते हैं। PEM को, इसमें प्रोटीन एनर्जी दोनों की कमी होती है और PEM को ही हम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन TGT झारखंड 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है।
वयस्क महिलाओं के लिए विटामिन सी की औसत दैनिक आवश्यकता क्या है? ये क्वेश्चन टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया है। इसमें विटामिन सी की औसत दैनिक आवश्यकता को पूछा गया है। तो जो ये RDA 10 से ये क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ते हैं, RDA 2020 पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी RDA जो 10 वाला था वो रिवाइज होकर RDA 2020 आ चुका है। तो हमारे लिए ये ऑप्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें अभी पता है कि जो विटामिन सी की एक वयस्क महिला के लिए आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, 65 mg होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है। बट अभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा जो आंसर होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी RDA के अकॉर्डिंग जो एक वयस्क महिला है उसके लिए विटामिन सी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 65 mg होनी चाहिए। ठीक है, 65 mg उसके लिए विटामिन की मात्रा होनी चाहिए। अगर आपने RDA वाला मेरे चैनल पे यूट्यूब पे ही RDA वाला वीडियो भी पड़ा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप RDA वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बता रखी हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन, जितने भी विटामिन RDA में मेंशन किए गए हैं वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में RDA वाले चैप्टर में डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने RDA वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिनका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा और उसकी नींद में बाधा डालेगा? यानी कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर बच्चे को दूध पिलाने से पहले हम उस पदार्थों को बच्चे को दे देते तो वो बच्चे में क्या करेंगे, बच्चे को उत्तेजित करेंगे और उसकी नींद में बाधा डालेंगे। ये क्वेश्चन टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया है। ए ऑप्शन है कॉफ़ी, बी ऑप्शन है दूध, सी ऑप्शन है फल का रस और डी ऑप्शन है सोया मिल्क। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी राइट आंसर है। अगर जब बच्चे को हम सुलाने से पहले सोया मिल्क पिलाते, स्तनपान कराने के बजाय हम उसको क्या करें, सोया मिल्क पिलाते, तो वो बच्चे को क्या करेगा, उत्तेजित करेगा और बच्चे के नींद आने में बाधा उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का डी राइट आंसर है और ये क्वेश्चन टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एक बार सोया मिल्क देख लेते हैं। सोया मिल्क खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालता है, जिससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, बच्चे को सुलाने से पहले हमें क्या करना है, उसे सोया मिल्क नहीं देना है। नॉर्मल मदर फीडिंग उसे करा सकते हैं, सोने से पहले बच्चे को माँ का दूध पिलाया जा सकता है, लेकिन माँ के दूध के स्थान पर अगर हम उसको सोया मिल्क दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, बच्चे को उत्तेजित होगा बच्चा और बच्चे में नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामान्य गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन से फल के सेवन से बचा जाना चाहिए? यानी कि गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती महिला है उसे किस फल से बचना चाहिए? ये टीजीटी 2017 में पूछा गया है। ए ऑप्शन है अमरूद नहीं खाना चाहिए, बी ऑप्शन है पपीता, सी चेरी और डी ऑप्शन है सेब। तो सामान्य गर्भावस्था के दौरान एक महिला को जिस फल से बचना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए, वो है पपीता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर है और ये क्वेश्चन टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, खाद्य नियोजन में RDA का पूर्ण रूप है। यानी कि जो खाद्य नियोजन हम करते हैं, खाद्य की योजना बनाते हैं, उसमें RDA की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ए ऑप्शन है रिकमेंडेड डोजिंग अलाउंस, बी ऑप्शन है रिकमेंडेड डोसेस अलाउंस, सी ऑप्शन है रिकमेंडेड डे टू डे अलाउंस और डी ऑप्शन है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये क्वेश्चन टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया है। तो RDA की जो फुल फॉर्म है वो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, पीने के पानी का TDS होना चाहिए। ठीक है, पीने का पानी का जो TDS है वो कितना होना चाहिए? 50 mg पर लीटर
बी ऑप्शन है 300 से 500 mg पर लीटर, सी ऑप्शन है 500 से 600 mg पर लीटर और डी ऑप्शन है 50 से 150 mg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 16 का डी राइट आंसर है। पीने वाले पानी का जो TDS होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50 से 150 mg पर लीटर। और ये क्वेश्चन GIC 2017 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का डी राइट आंसर है। पीने के पानी का जो TDS है वो 50 से 150 mg पर लीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है, यानी कि प्रजनन एवं दुग्ध के श्रावण हेतु जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसके लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है तांबा और डी ऑप्शन है कैल्शियम। ये क्वेश्चन GIC 2017 में पूछा गया है। तो प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण के लिए जो खनिज तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वो कैल्शियम की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का डी राइट आंसर है। अच्छा, ये देख लेते हैं, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कैल्शियम खनिज लवण की आवश्यकता होती है। भ्रूण के विकास के समय ही हड्डियों का निर्माण प्रारंभ होता है और कैल्शियम प्रोटीन, कोलेजन व कार्बोज के साथ मिलकर कैल्सिफिकेशन प्रक्रिया, कैल्सिफिकेशन क्या होता है, हमारे हड्डियों में कैल्शियम का जुड़ना कैल्सिफिकेशन कहलाता है और हड्डियों से कैल्शियम का निकलना डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, डीकैल्सिफिकेशन में हमको ऑस्टोमलेशिया और ऑस्टोप्रोसिस रोग हो जाता है और कैल्सिफिकेशन प्रक्रिया है, कैल्सिफिकेशन प्रक्रिया में हमारे हड्डियों में जब कैल्शियम आके जुड़ने लगता है उसे हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हड्डी को ठोस और मजबूती प्रदान करता है, इस प्रक्रिया में वह फास्फोरस के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट तथा हाइड्रोक्सी एपिटाइट बनाता है। ठीक है, जो कैल्शियम होता है, कैल्सिफिकेशन जब हमारे हड्डियों में कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है तो इससे हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, ठोस और मजबूती प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया हो रही होती है तो इसमें फास्फोरस के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट तथा हाइड्रोक्सी एपिटाइट बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है। FSSAI का पूरा नाम क्या है, FSSAI का पूरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है फूड स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन है फूड स्टैंडर्ड सोसाइटी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन GIC 2018 में पूछा गया है। तो जो FSSAI की फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। आहार तालिका के लिए आवश्यक है, जब हम आहार तालिका बनाते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है। ए ऑप्शन है कागज आवश्यक है, बी ऑप्शन है पेंसिल आवश्यक है, सी ऑप्शन है फूड लिस्ट आवश्यक है, डी ऑप्शन है RDA आवश्यक है। होने को ये सभी चीज़ें आवश्यक है ये आहार तालिका बनाने के लिए। ये क्वेश्चन MPPGT इंट्रेंस एग्ज़ाम PhD इंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है। जब हम एक आहार तालिका बनाएंगे तो उसके लिए हमें कागज़ भी चाहिए होगा, पेंसिल भी चाहिए होगा, फूड लिस्ट भी चाहिए होगी, RDA भी चाहिए होगा। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सी फूड लिस्ट। जब तक हमारे पास एक फूड लिस्ट नहीं होगी तब तक हम आहार तालिका नहीं बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है। आहार्य सर्वेक्षण की एक विधि है, यानी कि जब हम आहार का सर्वेक्षण करते हैं, आहार्य सर्वेक्षण करते हैं तो उसकी एक विधि को क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन है 10 घंटे विधि, बी ऑप्शन है 12 घंटे विधि, सी ऑप्शन है 5 घंटे विधि और डी ऑप्शन है 24 घंटे विधि। ये क्वेश्चन TGT उत्तराखंड 2015 में पूछा गया है। तो आहार्य सर्वेक्षण की एक जो विधि है उसे बोला जाता है 24 घंटे विधि। ठीक है, इसमें व्यक्ति को क्या किया जाता है, 24 घंटे पहले खाना खिलाया जाता है और उसके बाद उसका परीक्षण किया जाता है, इसका सर्वेक्षण किया जाता है, इसीलिए इसको 24 घंटे विधि बोलते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होता है, 24 आवर्स रिकॉल मेथड आधारित सर्वेक्षण की एक विधि है। आधारित सर्वेक्षण की जो एक विधि है वो कौन सी है, 24 आवर्स रिकॉल मेथड। ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चन फूड एंड न्यूट्रिशन के देख लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।